2024 का 80 का फैक्टर क्या है, 85 का फैक्टर क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव का जब एनालिसिस हुआ, विश्लेषण किया गया, तब बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई। बहुत लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं, बराबर रहा, तब फिर कांग्रेस हार कैसे गई? दरअसल इसकी बहुत बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। ओबीसी वोट बीजेपी का बढ़ा, लेकिन कांग्रेस की तरफ मुसलमानों को वोट शेयर काफी तेजी से मिला। 80 से 85% मुसलमान कांग्रेस की तरफ चले गए। कांग्रेस को जो हिंदू वोट का नुकसान हुआ, उसको मुस्लिम वोट ने पूरा कर दिया। 2024 का धर्म कांटा करीब करीब रेडी हो गया है। इसको समझिए एक रिपोर्ट के जरिए। 50% से ज्यादा ओबीसी बीजेपी को वोट कर रहा है। बीजेपी में आदिवासी वोटर्स की 15% तक बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के सनातन वोटर्स में 34% तक का इजाफा हुआ है। ओबीसी आदिवासी वोटर्स का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 85% तक मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के अभी जो नतीजे आए हैं, उसके हिसाब से वोटर्स का मूड यही बता रहा है। कांग्रेस का मुस्लिम वोट बढ़ा है, हिंदू वोट घटा है, जबकि बीजेपी ने जबरदस्त गेन किया है। 24 की लड़ाई बीजेपी इसी आधार पर लड़ने वाली है। चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। जो लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सैंपल सर्वे क्या होता है? सैंपल सर्वे में 2 लाख वोटर्स से पूछा जाता है या फिर 10 लाख लोगों की राय ली जाती है। लेकिन इस बार सैंपल इन 3 राज्यों के करोड़ों वोटर्स का आया है और जो आंकड़े आए हैं, इस पर किसी की शक की गुंजाइश नहीं है। अगर इस रियल डेटा का मंथन करेंगे तो समझ पाएंगे कि बीजेपी ने कैसे गेन किया और कांग्रेस ने कहां पर लैग। सर्वे और ओपिनियन पोल पर किसी ने मध्य प्रदेश में ऐसे नतीजों का अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी 230 में से 163 सीट जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कुल मिलाकर लगभग 65% आबादी बनाते हैं। कांग्रेस को अनुसूचित जाति के वोट शेयर में 4% और ओबीसी वोट शेयर में 6% वोट का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने न केवल एससी के बीच अपना वोट शेयर 33% पर बरकरार रखा है, बल्कि ओबीसी के बीच उसका वोट शेयर 48% से 7% बढ़कर 55% हो गया है। अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के बीच भी बीजेपी ने वोट शेयर 30% से 9% बढ़ाकर 39% कर लिया है। जबकि 2018 की तुलना में एसटी के बीच कांग्रेस का वोट शेयर भी 11% बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि मुसलमानों के वोट शेयर में हुई है। CSDS लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2018 में केवल 52% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन इस बार लगभग 85% मुसलमानों ने उसे वोट दिया है। लगभग 33% मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़े हैं। यही वजह है कि ओबीसी और एससी के वोट न मिलने के बावजूद 40.40 वोटों पर कांग्रेस बनी रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिम वोटर ही हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर तकरीबन 6.5% हैं। मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या छत्तीसगढ़, उसका वोट शेयर इंटैक्ट रहा, यानी कि बरकरार रहा। लेकिन चुनौती ये है कि ये वोट शेयर इसलिए बरकरार रहा क्योंकि मुस्लिम वोट शेयर में इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हिंदू वोट शेयर में कमी हुई है। अब क्या इस इक्वेशन के सहारे लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकती है? इसका जवाब शायद ना है, क्योंकि सामने पीएम मोदी का चेहरा है, मोदी की रणनीति है, बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, पीएम मोदी की गारंटी है, और इन सबके साथ जुड़ जाता है बीजेपी का सनातन प्रेम, जो कि बीजेपी और पीएम मोदी के वोट को और बढ़ाएगा ही। उधर बीजेपी भी सवर्ण के साथ साथ आदिवासी, ओबीसी, दलित सबको सनातन के नाम पर एक लाने में कामयाब रही। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग,
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ सनातन इंजीनियरिंग पर जबरदस्त काम किया, जिसकी बुनियाद मजबूत करने में बीजेपी का कैडर और संघ का कैडर लगा रहा। जबकि कांग्रेस जाति जनगणना का टेप बजाती रही और फ्री बीज के भरोसे ही जीतने का सपना देखती रही, जबकि बीजेपी ने सबको साधने का पूरा प्रयास किया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ का सैंपल भी यही कह रहा है, ओबीसी और आदिवासी बीजेपी की तरफ झुका है, जबकि इन सब की कांग्रेस से दूरियां बढ़ी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, जो राज्य की आबादी के 32% हैं, उनके बीच कांग्रेस का वोट शेयर 5% कम होकर 47 से 42 हो गया और ओबीसी के बीच 3% की और कमी आई, जो 42 से 39 हो गई। मुस्लिम वोट शेयर 12% बढ़ा और 41 से 53 हो गया। हालांकि एससी वोटों में 2013 में 42% की तुलना में 6% बढ़कर 48% हो गई है, जबकि बीजेपी ने यहां मुस्लिम वोट को 5% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। एससी के बीच अपना वोट शेयर 14%, 25 से 39, एसटी के बीच 21%, 25 से 46 और ओबीसी के बीच 5% बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। तब जाकर छत्तीसगढ़ में 70 में से 54 सीटें बीजेपी को मिली हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस को 39.53% वोट मिले, जो 2018 की तुलना में 1.11% कम है। बीजेपी ने अपना वोट शेयर 2% से अधिक बढ़ाकर 41.69% कर लिया है। सीएसडीएस सर्वे में बताया गया है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के बीच अपना वोट शेयर 9% बढ़ाकर 39 से 48 कर दिया है, लेकिन एसटी आदिवासी के बीच उसका वोट शेयर 6% घटकर 41 से 35 हो गया है। ओबीसी में भी 3% की कमी आई है, 36 से 33% हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस के मुस्लिम वोट शेयर में आश्चर्यजनक रूप से 28% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में इंडिपेंडेंट आदिवासी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आदिवासी वोट शेयर में कटौती की है, लेकिन बीजेपी ने एसटी के बीच अपना वोट शेयर लगभग 33% पर बरकरार रखा है और ओबीसी के बीच अपना वोट शेयर 5% बढ़ा लिया है। इसका मतलब क्या है? तीनों जगह मोदी का चेहरा है, यही आगे भी चलेगा, यही टेम्पलेट है, यही गारंटी कार्ड है, यही वोटर है। बीजेपी की रणनीति सफल है और ऐसे ही वो 24 की जीत का रास्ता भी तय करेगी। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सनातन इंजीनियरिंग पर जो काम कर रही है, वोट शेयर बता रहे हैं कि उसका संदेश अंतिम वोटर्स तक पहुंचा रही है। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिसकी आज एक तस्वीर भी सामने आई, जब मोदी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मिले। ये है बीजेपी के सोशल एक्सपेरिमेंट का गुलदस्ता, जहां ओबीसी भी है, सवर्ण भी है, दलित भी। यादव जाति के मोहन यादव को सीएम बनाकर यूपी बिहार के यादवों को संदेश पहुंचाकर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। वो बात अलग है कि यादव वोटर अखिलेश और लालू के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा, लेकिन ये भी सच है कि यादव बाहुल्य आजमगढ़ जैसी सीट पर बीजेपी के यादव कैंडिडेट निरहुआ भी जीत कर आते हैं। इसी तरह से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर सवर्णों और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर दलितों को मैसेजिंग की गई। मोहन यादव प्रधानमंत्री से मिले हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार भी होगा और यहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग पर जोर होगा। बीजेपी कैसे अपने ग्राफ बढ़ा रही है, समझना मुश्किल नहीं है। यही काम छत्तीसगढ़ में किया गया। मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो आदिवासी विष्णुदेव साय को चुना गया। पिछड़ी वैश्य जाति से आने वाले डिप्टी सीएम अरुण साव का सिलेक्शन किया गया और फिर ब्राह्मण विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। कुल 12 सदस्यीय कैबिनेट में अभी 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 दलित को जगह देकर सबको साधने की कोशिश की गई है। राजस्थान में भी बीजेपी ने राजस्थान के वोटर्स को साधा है। सीएम भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं। राजस्थान में राजपूत वोट भी हार जीत तय करता है, तो राजपूत दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि दलित जाति से आने वाले प्रेमचंद बैरवा को जगह मिली है। मोदी ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया, कांग्रेस ने
जाति जनगणना को हाइप किया। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। फ्रीबीज की बात की। राहुल गांधी अफसर से लेकर कर्मचारी तक ओबीसी की काउंटिंग करने में लगे रहे। हर जगह से ओबीसी करने लगे, लेकिन नतीजों में राहुल गांधी की जाति जनगणना का दांव फेल हो गया। ओबीसी मोदी की तरफ मुड़ गया। ओबीसी भी जानता है राहुल ना ओबीसी हैं, न कमलनाथ ओबीसी हैं, न ही दिग्विजय, जबकि मोदी खुद ओबीसी हैं, शिवराज ओबीसी हैं, मोहन यादव ओबीसी हैं। ओबीसी किसको वोट करेगा? ओबीसी को वोट करेगा, वो भी पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर, जिनका स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहता है।